नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मॉडल पेपर का ये मेरा दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुल 30 प्रश्नों को जो कि लिए गए हैं इकोनॉमी से, करंट अफेयर्स से, यूपी जीके से और जनगणना से। तो बड़े विस्तार से व्याख्या भी हम देखेंगे और जो है प्रश्नों को आप भी हल करते हुए मेरे साथ चलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2.5 मार्क का एक जो है सही प्रश्न करने पर आपको मिलेगा और जो है 1/3 अगर आप गलत करते हैं तो वो जो है आपका उसमें से माइनस हो जाएगा जितना आपने सही किया होगा। तो इसी के अनुसार जो है आप भी मेरे साथ एक क्रम से जो है प्रश्नों को हल करते हुए चलिए। हमने पूरा प्रयास किया है कि जिस प्रकार का आयोग ने सिलेबस जारी किया है उसी तरह के प्रश्न आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे। और ये सभी प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से लिया गया है, जिसे अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप अपने मोबाइल पर जो है प्ले स्टोर ओपन करें और उसमें डिकोड एग्जाम ये लिखें, हमारा ऐप दिख जाएगा, उसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जो है ये पहला पेज ओपन हो गया, डोंट हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक करें। आपका नाम, आपका नंबर वहाँ पूछा जाएगा, उसे फिल करिए। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा, यहाँ पे टेस्ट का सेक्शन है, इस पे जो है क्लिक करिए तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अटेम्प्ट टेस्ट और बाय नाउ का 2 बटन दिख रहा है। अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा और वहाँ पर डेमो टेस्ट आप ऑनलाइन दे सकते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हीं पीडीएफ के जो प्रश्न है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देखने वाले हैं, जो 30 हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो बाय नाउ पे क्लिक करके आप इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर आपको दिख रहा होगा, अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप इस नंबर पे जो है संपर्क करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आप जानते हैं रूल, अगर गलत होगा तो 1/3 नंबर आपका कटेगा। एक साथ कमेंट करते हुए आगे बढ़िए। तो जीआई टैग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र है। अगला, भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 20 वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त होता है। और अगला, वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। ऊपर दिए गए कथनों के आधार पर नीचे के विकल्प में से सही कूट का चयन करें। तो कौन कौन से कथन सही हैं, वो जो ऊपर 3 लिखे गए हैं, ये कहा जा रहा है। नीचे आप जैसा कि देख रहे हैं तो ये इंग्लिश में यही प्रश्न है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन टेस्ट में आपको पीडीएफ में भी और ऑनलाइन भी ये बाइलिंगुअल ही मिलेगा। ठीक है, तो 1 और 2 सत्य है, 1, 2 और 3 सत्य है, 1, 3 सत्य है और 2 और 3 सत्य है। तो इसमें से कौन कौन से वाक्य सत्य हैं ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो जल्दी से इसका उत्तर देखें। तो देखिए, भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 20 वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त होता है, ये गलत है। ये मान्यता केवल 10 वर्षों के लिए ही दी जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर 2 गलत है, ठीक है, तो आपका उत्तर होगा सी। 1 और 3 गलत सही है, क्योंकि जहां जहां 2 है वो तो कट गया। अगर आपको पता है कि 2 गलत है तो ठीक है, तो बचा सी। तो ये जो है इसका उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, इधर यहाँ पर जो है इसकी पूरी व्याख्या दी गई है, पूरा का पूरा जीआई टैग क्या होता है, अभी लेटेस्ट में किन किन वस्तुओं को जो है जीआई टैग मिला जो है, वो सारा जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, आप व्याख्या में देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पे भी विजिट करके आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 19 जून 2019 को पेटेंट्स, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स के महानिदेशक द्वारा कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया। और ये जो लिखा गया है 10 वर्षों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद जिन्हें जीआई टैग मिला है। लेटेस्ट की बात करें तो जुलाई में उड़ीसा के रसगुल्ला को भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। उसके अलावा केरल के तिरूर का पान का पत्ता, मिजोरम का ताह लोपुआन फैब्रिक और मिजो पुआन चेई साल इनको मिला है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगला,
द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करना है। यह संस्था 1985 में स्थापित की गई, जबकि इसने अप्रैल 1986 से अपना काम करना शुरू किया। टाइफरेट का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किए गए या इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना है। तीसरा, गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राइफेड भारतीय खाद्य निगम के एजेंट और मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों की सहकारी खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में काम करता है। ट्राइफेड का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। प्रधान कार्यालय के अलावा देश के विभिन्न स्थानों पर इसके 13 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है। तो काफी बड़ा प्रश्न है, ठीक है। अब इसका उत्तर जल्दी से दीजिए कि इसमें से जो है कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, इसमें ए जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसने काम करना शुरू किया 1988 में। तो ए गलत है, बाकी सारी जो वाक्य हैं वो सही हैं। यहाँ पर उसके बारे में पूरा जो है डिटेल में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्राइफेड का क्या उद्देश्य है आप देख सकते हैं बड़े विस्तार से। तो किसी भी प्रश्न को जो है टच किया जाता है तो उसके सभी एंगल्स को जो है उसमें शामिल किया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्रिस्टल और क्लियर हो। अगला, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। तो इसमें से ABCD में से कौन सा सही होगा, या छिपी बेरोजगारी से किसका ठीक से तात्पर्य है, तो कमेंट करें। तो इसका उत्तर होगा श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, सी। इसी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि कोई काम हो रहा है, उसमें 10 लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो काम ऐसा है कि अगर 3 लोग निकल भी जाएं तो उस काम पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो इसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, लेकिन वो भी लगा हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा ही है मामला, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है देखिए लिखा है, छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बेरोजगारी उस स्थिति का सूचक जब श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। खेतों में कुछ ऐसे श्रमिक भी कार्य करते हैं जिन्हें यदि काम से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब बेरोजगारी किसे कहते हैं, फिर बेरोजगारी के जो प्रकार हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी, खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी, इन सब के बारे में इसमें जो है डिटेल में लिखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के भाग नहीं है। ए, तेल के क्षेत्र के सुधार, बी, सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार, सी, न्यायिक प्रणाली के सुधार और डी, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार। तो ABCD सही उत्तर तुरंत कमेंट में लिखें। तो देखिए, तेल क्षेत्र के सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार, ये सब जो है द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों में शामिल होते हैं, लेकिन न्यायिक प्रणाली के सुधार जो है इसमें सी में नहीं होगा। वैसे भी आर्थिक वहां पर लिखा हुआ तो निश्चित रूप से ठीक है। तो अब ये जो है पूरा मामला कि प्रथम पीढ़ी का आर्थिक सुधार क्या रहा उसकी बात की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार, पूरा दूसरी पीढ़ी के सुधार के तहत आर्थिक सुधार के प्रमुख क्षेत्र कौन से रहे, उद्योग, संरचना, व्यापार, नीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वित्तीय क्षेत्र आदि आदि। और उसके बाद आर्थिक उदारीकरण की भी पूरी बात इसमें की गई है, आर्थिक उदारीकरण के प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल है। तो वो सारा मामला जो है यहाँ पर दिया गया है, जो कि पूरा का पूरा एक टॉपिक होता है, वो सारा इसमें मिल जाएगा आपको। अगला, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक था हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। तो ABCD में से कौन सा इसका उत्तर होगा, जल्दी से बताएं। इसका उत्तर होगा बी, अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। अवध कमर्शियल बैंक इसका उत्तर होगा। तो अब यहां पर जो है सीमित देयता के आधार पर 1881 में अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा स्थापित,
पहला बैंक था, जबकि भारतीयों द्वारा स्थापित पूर्ण देयता वाला बैंक पंजाब नेशनल बैंक स्थापना 1894 में इसकी हुई थी। ये था, ठीक है। अब जो है स्वतंत्र, आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें जो है बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है, वो पूरा आता है। उसमें हिस्ट्री भी देखते हैं कि बैंकों का क्या इतिहास रहा है, वो पूरा यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से हुआ। तो 1770 में कलकत्ता में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पर स्थापित भारत का पहला बैंक था, जिसके पश्चात 3 प्रेसिडेंसी बैंक आए। तो बैंक ऑफ बंगाल, 3 अंग्रेजों की प्रेसिडेंसियां, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। उसके बाद क्या हुआ, इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों ने ब्रिटिश शासन के अधीन कई वर्षों के लिए अर्ध केंद्रीय बैंकों के रूप में कार्य किया। और उसके बाद अवध कमर्शियल बैंक की बात हुई है। फिर 1894 में लाहौर में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों द्वारा स्थापित पूर्ण देयता वाला पहला बैंक था। 1921 में इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय करके बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यही बना SBI, ठीक है। तो इतना डिटेल में ये चीज़ें जो है दी गई हैं, कैसे कैसे ये पूरा जो है 3 प्रेसिडेंसी बैंक अंततः 1955 में बन गए SBI, और उससे पहले बने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो है 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो बना, उसके बाद जो है 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI बनाया गया, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बैंकिंग का क्या इतिहास रहा वो दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीयकरण की अवधि, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण शुरू किया गया उसकी पूरी कहानी है। और उसके बाद अभी बैंकों के विलय का जो मुद्दा चल रहा है, अभी जो लेटेस्ट है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है पूरा डिटेल में, कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, विलय के पश्चात पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन जाएगा। इसके अलावा बैंक शाखाओं के मामले में, यह ब्रांचेस के मामले में यह बैंक देश का सबसे बड़ा बैंक होगा, जिसकी 11,437 शाखाएं होंगी। तो पूरा डिटेल इसमें जो है विलय से जुड़ा हुआ। तो ये पूरा इसकी हिस्ट्री क्या रही, राष्ट्रीयकरण के समय क्या मामला रहा, फिर बैंकों के विलय का क्या मामला रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिबोर क्या है? मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, मैनचेस्टर इंटरबैंक ऑफर रेट, मेक्सिको सिटी इंटरबैंक ऑफर रेट, मनीला इंटरबैंक ऑफर रेट। तो मिबोर क्या है ये पूछा जा रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए मिबोर जो है वो है मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, मिबोर, ठीक है। आप जैसा कि देख सकते हैं मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय अंतरबैंक बाजार में एक बैंक द्वारा अन्य बैंक को अल्पावधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, ठीक है, मिबोर। इंग्लैंड में इसे लिबोर कहते हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। थोड़ा सा ये प्रश्न जो है कॉन्सेप्चुअल है। पूंजी निर्माण बढ़ेगा यदि सकल घरेलू बचत बढ़ेगी, सकल घरेलू खपत बढ़ेगी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। तो नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कैपिटल फॉर्मेशन विल इंक्रीज इफ ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इंक्रीज, ग्रॉस डोमेस्टिक कंजप्शन इंक्रीज, GDP इंक्रीज। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द कोड गिवन बिलो। तो केवल एक सही है, 1 एवं 3 सही है, 1 एवं 2 सही है। जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका उत्तर है कि कोई नहीं सही है, ठीक है। तो सकल घरेलू बचत अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो है ये ऐसा कहा जा सकता है कि पूंजी का निर्माण होगा, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो बचत आप जो है लगा कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो सकल घरेलू खपत घटेगी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, ठीक है। ये अब यहाँ जो है इसकी व्याख्या जो है उसको देखिए, इसमें क्या लिखा है। तो सकल पूंजी निर्माण को साधारण शब्दों में सकल निवेश के रूप में समझा जा सकता है। इसे ही पहले सकल घरेलू निवेश कहा जाता था। तो सकल घरेलू उत्पाद GDP का जितना हिस्सा खर्च हो जाता है वो सकल घरेलू खपत होता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कंजप्शन होता है। आप सैलरी पाते हैं, अब कितने सैलरी में से कितना जो है आपने का कपड़ा खरीद लिया, आपने जो है खाने पीने की वस्तुएं खरीद ली, कितना आपने
होटल बुकिंग में खर्च कर दिया, कितना आपने जो है फ्लाइट में खर्च, तमाम जो आपके खर्च हैं। तो अब बचत, हालांकि आपने 1 साल के लिए किया और 1 साल के बचत का मामला ये है कि आपको यूरोप घूमना है, तो वो तो कहीं निवेश नहीं हो रहा है। तो एक बात तो ये मानी जाती है कि अगर हमारी बचत होगी तो हम निवेश करेंगे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है। तो इस जीडीपी का कुछ हिस्सा बाद में पुनः निवेशित हो जाता है, जिसे सकल पूंजी निर्माण कहा जाता है। किंतु जीडीपी के या सकल घरेलू बचत के बढ़ने से कोई जरूरी नहीं कि सकल पूंजी निर्माण बढ़ेगा, क्योंकि सकल घरेलू बचत या जीडीपी का कितना हिस्सा पूंजी निर्माण या निवेश पर पुनः खर्च होगा, इसका जीडीपी के बढ़ने से कोई संबंध नहीं, बल्कि पूंजी निर्माण अन्य कारकों पर निर्भर करता है कि सरकार या संस्थाएं कब, कितना और कहां निवेश कर रही हैं। तो तमाम सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है यूपी जीके से ये प्रश्न है जनजातियों से। थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पूरा यूपी जीके मैंने पढ़ाया हुआ है 10 लेक्चर में, सबकी बात हमने की है। बजहर नामक त्योहार थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दूसरा, थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। उपयुक्त में से कौन सा से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर जो है जल्दी से बताएं। तो इसका उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। अब देखिए, बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार, महिगिरी। थारू जनजाति में प्रचलित ये बदला विवाह प्रचलित है। थारू जनजाति से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं सब यहाँ पर जो है दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी की 18.50% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों गलत हैं। उत्तर जल्दी से बताइए, ए, बी, सी, डी। तो देखिए, इसका उत्तर है कि दोनों गलत हैं। तो 16.50% जो है जनसंख्या यूपी में रहती है भारत की, और महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। तो ये पूरा जो है यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इससे जुड़े हुए, उन सबको बड़े एक क्रम से जो है यहाँ लगाया गया है। तो पहले तो जनसंख्या की बात हो गई, जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसकी हो गई। उसके बाद शिशु जनसंख्या की बात हो गई। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात की गई है। उसके बाद साक्षरता दर की बात की गई है। उसके बाद लिंगानुपात की बात की गई है। उसके बाद शिशु लिंगानुपात की बात की गई है। उसके बाद दशकीय वृद्धि क्या रही उसकी बात की गई है। उसके बाद नगरीकरण की बात की गई है। और उसके बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात की गई है, और धर्म आधारित जनगणना की बात की गई है। तो उत्तर प्रदेश जनगणना से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो सब जो है एक ही प्रश्न में कवर कर दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अच्छे से देखने के लिए पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको जो है पढ़िए। अगला, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए, इसका उत्तर है डी, 8 वर्ष। और पहले ये कितना था? 6 वर्ष। ठीक है, संशोधन किया गया 2012 में और इसे जो है 8 वर्ष के लिए कर दिया गया। पहले ये 6 वर्ष था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एईएस तथा जेई रोग के लिए किस राज्य सरकार ने दस्तक अभियान लॉन्च किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो अब इसका उत्तर दीजिए एबीसीडी में। देखिए, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम तथा
जापानी इंसेफेलाइटिस जेई रोग के लिए दस्तक अभियान लॉन्च किया है। गोरखपुर का एरिया, मुख्यमंत्री जी का एरिया बहुत बुरी तरह से प्रभावित, उनके चार्ज संभालने के बाद ही करीब 250 के आसपास बच्चे जो है इस बीमारी से जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। बहुत हंगामा भी हुआ इसके लिए। ठीक है, इस अभियान को यूनिसेफ की सहायता से लॉन्च किया गया है। इस अभियान को 1 से 31 जुलाई तक चलाया गया। इस अभियान के तहत राज्य के 75 जिलों में टीमों ने घर घर जाकर एईएस तथा जेई के बारे में जागरूक किया। इस अभियान के लिए राज्य का स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग ने मिलकर कार्य किया। अब अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6.08%, 8.16%, 7.16%, 4.12%, ABCD। जल्दी से इसका उत्तर जो है बताएं। तो देखिए इसका उत्तर होगा बी, 8.16%। ठीक है, और अब पूरा जो है भारत की जनगणना, अभी तक हमने यूपी का देखा था, अब यहाँ देखिए इस प्रश्न के जवाब में जो है भारत की जनगणना 2011 अंतिम अति महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या, तो जनगणना का पहले तो इतिहास इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है 2011 के जनगणना की बात की गई है। शुभंकर यानी जो है क्या रहा, प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था। स्लोगन क्या रहा 11 की जनगणना का, तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। और उसके बाद जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे जो है इसमें दिए हुए हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। अगला, MP बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया? रंगा पद्मनाभन, थानु पद्मनाभन, के शिवन, रमेश सहाय, ABCD। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा बी, थानु पद्मनाभन को दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्लाइड में मैंने नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी स्लाइड्स हो गई थी, लेकिन महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान 2019 जो है नोबल से लेकर के भारत रत्न सम्मान से लेकर के जितने महत्वपूर्ण पुरस्कार रहे वो सब इसके नीचे जो है दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगला, नीति आयोग की द सक्सेस ऑफ और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना, ABCD। कौन पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है सी यानी केरल। केरल को पहला स्थान इसमें जो है मिला है। तो नीति आयोग की द सक्सेस ऑफ और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में पहले स्थान पर केरल है। केरल के बाद राजस्थान और कर्नाटक है। और 2016-17 की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का हिस्सा है। ऊपर दिए गए कथनों पर विचार कर सही कूट का चयन करें। तो केवल 1 और 3 सत्य है, 1, 3 और 4 सत्य है, 1, 2 और 3 सत्य हैं और सभी सत्य हैं। तो इसमें जो है कौन सत्य है ये बताना है। तो देखिए इससे जुड़े हुए जितने भी तथ्य ऊपर दिए गए हैं 4 पॉइंट में, सभी तथ्य क्या हैं? सही है। ठीक है, ये पूरा जो है दिया गया है और यही जो है वैश्विक निवेश रिपोर्ट जारी करता है। तो उसका भी अब देखिए इससे और वैश्विक निवेश रिपोर्ट से बहुत जो है साम्यता नहीं देखी जा सकती, लेकिन वो जो है यहाँ पर विश्व निवेश रिपोर्ट द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसके बारे में भी सारी बात बताई गई है। अगला, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार पशुधन की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 3.1%, 6.3%, 4.6%, 5.2%। तो ABCD कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका उत्तर है
सी 4.6% की वृद्धि हुई है। इसकी यहाँ पर व्याख्या लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारत का औद्योगिक ऋण दान और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना का सही कालानुक्रम बताइए। तो कौन कब स्थापित हुआ ये पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इसका उत्तर बताइए। हालांकि एक मुश्किल प्रश्न है। तो इसका उत्तर है ए 1 2 4 3। तो पहले भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारत का औद्योगिक ऋणादान और निवेश निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो यहाँ पर दिया गया है ये कब कब स्थापित हुए। अब इसके अलावा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक प्रत्यक्ष एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इन सब के बारे में लिखा गया है। और उसके बाद आईडीबीआई के बारे में, नाबार्ड के बारे में अक्सर पूछा जाता है, एग्जिम बैंक के बारे में, एसएफसी के बारे में, आईसीआईसीआई के बारे में और यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सब के बारे में जो है यहाँ डिटेल से बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला ग्रीन स्टेशन कौन सा है? उधना रेलवे स्टेशन, आलिया बड़ा रेलवे स्टेशन, भरूच रेलवे स्टेशन, ओखा रेलवे स्टेशन। तो इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका उत्तर है ए उधना रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में है। ठीक है, उसी को देश का पहला ग्रीन स्टेशन माना गया। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात में दूसरा राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात में दूसरा राज्य, प्रथम के बाद सेकंड, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ए बी सी डी। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर है सी जम्मू कश्मीर। पहले नंबर पे हरियाणा और दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर। तो आप देख सकते हैं यहाँ राज्य दिया हुआ है, यहाँ लिंगानुपात दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है। अगला फिर से जो है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो इसका उत्तर बताइए, ए बी सी डी कौन सा सही होगा? तो इसका उत्तर होगा ए कथक। ठीक है, तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना कथक नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश तथा ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश के समस्त लोक नृत्य, अब जितने लोक नृत्य हैं उन सबके बारे में यहाँ बताया गया है। ख्याल नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, धोबिया नृत्य, चरकुला नृत्य, कटघोड़वा नृत्य, जोगिनी नृत्य, धीवर नृत्य, सौरा नृत्य, कर्मा नृत्य, पासी नृत्य, घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, छोलिया नृत्य, छपेली नृत्य, नटवरी नृत्य। अभी आदि नहीं होगा, अभी और है। ठीक है, ऐसे। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई, नोबेल पुरस्कारों में अर्थशास्त्र शामिल किया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। उपयुक्त कथनों में से किन घटनाओं का वर्ष 2019 गोल्डन जुबली वर्ष रहा? बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया है ये। विकल्पों के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, केवल एक और 2, 1, 3 और 4 और उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका उत्तर होगा डी, ये सभी, इन सभी का गोल्डन जुबली वर्ष रहा। आइए व्याख्या देखते हैं। तो जुलाई 1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। नासा के अंतरिक्ष यान अपोलो 11 से 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस चंद्र मिशन पर गए थे। चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। जूल्स वर्न के उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून 1865 में चंद्रमा की सैर की कल्पना की गई थी। उसके बाद इसरो की स्थापना भी 1969 में बेंगलुरु कर्नाटक में की गई थी। उसके अलावा नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देने की शुरुआत 1969 में की गई थी।
उसके अलावा जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी शुरुआत जो है 1969 में की गई थी। तो ये सब घटनाएं, ठीक है। और उसके अलावा जितने डिटेल है वो सब इसमें दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर 2019 को नोबेल पुरस्कार समिति द्वारा घोषित की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जा रहा है? इसाइयास अफेकी, सुल्तान बिन सरहिंदी, एबी अहमद अली, अबू मुसल्लन अली। तो इसका क्या उत्तर होगा? एबी अहमद अली। इसका उत्तर होगा सी, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल दिया गया है। ये 43 वर्ष के हैं जो है। आगे, अब नोबेल प्राइज का पूरा हिस्ट्री क्या रही, जो हमने बात किया ना कि 1969 से शुरू हो गया जो है। देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत 1969 से की गई। तो ये पूरा जो है नोबेल की क्या हिस्ट्री है वो इसमें दिया गया है। और उसके अलावा जो है पीडीएफ में पूरा शांति के क्षेत्र में हमने बात की ही, इकोनॉमी में किसे मिला, फिजिक्स के में किसे मिला, केमिस्ट्री में किसे मिला, और किसे मिला और किस चीज़ के लिए मिला। अगला, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत किस राज्य ने नववधुओं के ससुराल में शौचालय होने पर 51,000 रुपए की राशि की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश ने ये पहल की है। बहुत अच्छी पहल है ये, लेकिन केवल दिक्कत ये है कि ये पैसा पाने के लिए क्या करना है वो देखिए। तो इसके लिए दूल्हे को अपने घर के शौचालय के बाहर खड़े होकर सेल्फी लेनी होगी, ठीक है। और इस पहल का उद्देश्य राज्य के सभी घरों में शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करना है। तो दूल्हे राजा के लिए जो है ये थोड़ा क्या कहा जाए, आसान या मुश्किल, कमेंट करिएगा। अगला, किसान उदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022 तक किसानों को 10 लाख पंप उपलब्ध कराएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसमें जो है केवल दो सही है, यानी केवल बी सही है, ठीक है। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है, ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक सत्य सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। सबसे छोटा पक्षी विहार महावीर स्वामी, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा, सबसे पुराना वन्य जीव विहार हस्तिनापुर। ये सब तीनों सुमेलित नहीं है। सुमेलित है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, जो कि प्रतापगढ़ में है, बेती, ठीक है। आइए इसकी देखा जाए तो सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बेहोशी कन्नौज, सबसे पुराना पक्षी विहार शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर मेरठ, सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी ललितपुर, और सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा 1957 चंदौली। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, उनसे संबंधित जिले, उनका जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए राजस्थान को वर्ष 2019 हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन अवार्ड प्रदान किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसमें केवल एक सही है कथन, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि 31 मार्च को नहीं मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बल्कि यह मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। तो इसमें इसका डिटेल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक का महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन हुआ था? देना बैंक, विजया बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से उत्तर लिखिए A B C D। तो देखिए
इसका उत्तर है यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी डी, 27 का डी। ठीक है, ये पूरा जो है बैंकों के बारे में यहां भी जो है दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस वस्तु की मॉनिटरिंग के लिए प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया है? प्राकृतिक गैस, कोयला, ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, किसके लिए लॉन्च किया गया है प्रकाश पोर्टल? तो इसका उत्तर है बी, कोयले के लिए यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पूरा इसके बारे में यहां बताया गया है। 29, निम्नलिखित सूची 1 एवं सूची 2 में दिए गए विकल्पों में सतत विकास लक्ष्य 2015 के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सूची 1 और सूची 2। लक्ष्य 3, खाद्य सुरक्षा एवं धारणीय कृषि। लक्ष्य 5, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण। लक्ष्य 10, देशों के मध्य असमानता को कम करना। लक्ष्य 6, स्वच्छता एवं सतत जल प्रबंधन। ठीक है, तो कुल 17 लक्ष्य हैं। इस बार यूपी पीसीएस में जो है ये प्रश्न भी आया था इसी से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें 29 में जो है 3, जो लक्ष्य 3 है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि लक्ष्य 3 में निर्धारित किया गया है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये पूरा विषय बताया गया है। लक्ष्य 3, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है। अब देखिए यहाँ पर जो है 11 सतत विकास, 17 सतत विकास लक्ष्य जो है दिए गए हैं। ठीक है, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, ऐसे पूरा करके जो है दिया गया है। इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर दे दिया गया है इसे। ये अंतिम प्रश्न हमारा होगा जो है दिवस और वो किस दिन मनाया जाता है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिवस और दूसरी तरफ तिथि। राष्ट्रीय खेल दिवस, परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संस्कृत दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा ये जल्दी से बताएं। तो देखिए एक तो हम ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ए का अगर 4 होगा तो डी समाप्त हो जाएगा, ए समाप्त हो जाएगा, तो बी और सी में से उत्तर एक जो है होना चाहिए। ठीक है, तो परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, ये इसमें से बी का 2, ये भी 29 अगस्त है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका उत्तर 30 का होगा बी। तो इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस और परमाणु परीक्षणों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस दोनों 29 अगस्त को। तो इस तरीके से हमने कुल 30 प्रश्नों को देखा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।